हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सब जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है 27 फरवरी से शुरू होने वाला, और इसमें साइंस का वेटेज है काफ़ी ज़्यादा है। 15 से 20 सवाल है साइंस से ही पूछे जाते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के साइंस का क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार का सवाल पिछले एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following is a warm blooded? इनमें से कौन सा जीव है नियत तापीय? ऑप्शन ए पिंजन, ऑप्शन बी पिंजन मीन्स कबूतर, बी क्रोकोडाइल, टोडा या फिश। तो ऑप्शन ए पिंजन इज राइट। दोस्तों, वार्म ब्लडेड यानी कि नियत तापीय वे प्राणी होते हैं जो शरीर के निरंतर तापमान को बनाए रखते हैं, यानी कि वो अपने टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं और वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकते हैं, उसी को नियत तापी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ये फोर्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। यानी कि कोई बल है 1 kg मास का कोई वस्तु का स्पीड है वो 4 मीटर से 8 मीटर कर देता है, तो उसको 4 मीटर से 8 मीटर करने में कितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कितना कार्य करता है। तो दोस्तों, गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। तो 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। यहाँ पर हम गतिज ऊर्जा का फार्मूला यूज करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो पहले 4 मीटर है, तो पहले हम 4 मीटर का निकाल लेंगे। एनर्जी कितना है? 1 kg 4k²। कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 8। और जब ये 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 1 इंटू 8k²। कितना हो जाएगा? 64 32। तो जब 4 मीटर पर सेकंड रखता है तो 8 जूल, और जब 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो 32 जूल। तो कितना कार्य किया? 32 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। इसलिए आंसर हो गया सी, 24 जूल। क्या करना है कि गति के कारण ऊर्जा निकालना है, तो 4 मीटर पर सेकंड के समय गतिज ऊर्जा निकालेंगे और 8 मीटर पर सेकंड के समय का गतिज ऊर्जा निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे। गतिज ऊर्जा का एक फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला याद रखना है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में फार्मूला 10वां लेवल का ही जो फार्मूला है साइंस की किताब में, उसी से न्यूमेरिकल टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। तो एक ये होता है काइनेटिक एनर्जी का, एक ये होता है p²/2m। ये दोनों फार्मूला होता है काइनेटिक्स एनर्जी का। तीसरा क्वेश्चन है, लॉन्ग एज अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी देयर इज ए कंटिन्यूअस चेंज इन इट। एज लॉन्ग एज अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू बॉडी देयर इज ए कंटिन्यूअस चेंज इन इट। यानी कि जब किसी वस्तु पर हम अनबैलेंस फोर्स यानी कि असंतुलित बल लगाएंगे तो उसमें क्या चेंजिंग आएगा। तो दोस्तों, जैसे बल का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma। तो बोल रहा है कि जब हम इस फोर्स को अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो किस में चेंज आएगा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये v/t, यानी कि v यानी स्पीड में। तो स्पीड में भी चेंजिंग आएगा, एक्सेलरेशन में भी चेंजिंग आएगा और स्पीड में भी चेंजिंग आएगा। तो इस फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, केमिकल सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन। यानी कि इनमें से किस एलिमेंट का जो सिंबल है वो लैटिन वर्ड से उत्पन्न हुआ है? तो क्लोरीन का, कार्बन का, आयरन का या एल्युमिनियम का? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरन का है लैटिन वर्ड से। जैसे आयरन का लैटिन नाम क्या होता है? फेरस। फेरस होता है इसका लैटिन नाम, और इसी फेरस से इसका आया है Fe। यह है लैटिन सिंबल है। इसी तरह Au सोना का जो लैटिन नाम क्या है? ओरम। ओरम। दोस्तों, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl। कार्बन का सिंबल क्या होता है? एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al।
तो आयरन का जो नाम है सो आयरन का जो सिंबल है सो लेटिन नाम से लिया गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एनिमल है सो अल्ट्रासाउंड उत्पन्न कर सकता है। तो अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करने वाला जी कौन है, इसमें जो ऑप्शन है पोरपाइजेज, यही ऑप्शन नंबर बी पोरपाइजेज। और कौन कौन से जीव हैं जो अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करते हैं, एक बैट्स चमगादड़ उत्पन्न कर सकता है, डॉल्फिन उत्पन्न कर सकता है, डॉल्फिन उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों अल्ट्रासाउंड है सो क्या है, अल्ट्रासाउंड है जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाला जो साउंड होता है उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य सो सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को ही सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से नीचे के जो ध्वनि, उतना के नीचे का जो फ्रीक्वेंसी वाला ध्वनि होता है वो अश्रव्य ध्वनि है। 6 नंबर है कि ये टाइप ऑफ प्रोडक्शन इन विच ए पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड। किसी प्लांट है और उस प्लांट के बॉडी से ही, उस प्लांट के पार्ट से ही कोई एक नया प्लांट उत्पन्न हो जाता है, उस टाइप को क्या कहते हैं, वनस्पति जन्म, सी ऑप्शन। फिजन विखंडन क्या होता है कि एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं बन जाती, उसी को फिजन कहते हैं। सेक्सुअल प्रोपगेशन क्या है, लैंगिक जनन, 2 संतति जब मिलकर अपने जैसे ही संतान का उत्पत्ति करते हैं तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप के एलिमेंट का जो आउटर सेल है वो पूरी तरह कंप्लीट है। तो ऑप्शन नंबर बी 18वां सेल का, 18वां सेल का जो आउटर सेल है वो पूरी तरह कंप्लीट है। जैसे 18वां सेल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, एक आता है हीलियम, हीलियम में 2 का 2 पूरी तरह कंप्लीट है। उसी तरह एक है नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, और एक आता है रेडॉन। नियोन का एटॉमिक मास कितना होता है 10। ये सभी एलिमेंट का जो आउटर सेल है सो पूरी तरह कंप्लीट है, इसलिए सब को इनर्ट गैस भी कहा जाता है, और इसकी जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, इसलिए इसे 0 ग्रुप भी कहा जाता है। नियोन का एटॉमिक मास 10, आर्गन का कितना होता है 18, क्रिप्टन का 36, जीनोन का 54, रेडॉन का 86। 15वां ग्रुप के एलिमेंट में कौन आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 2,5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो 2,5, इसमें 3 खाली होता है। 16वां ग्रुप में कौन आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2,6, इसमें कितना खाली 2 खाली। फिर इस 17 में क्या आता है, क्लोरीन, इसमें से 1 खाली है, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, और जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 27, तो इसमें 1 खाली रहता है। यानी 15वां ग्रुप में 3 खाली रहता है, 18वां में पूरी तरह से सेल कंप्लीट होता है, 16 में 2 खाली होता है, और 17 में 1 खाली होता है। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन ही ग्रुप डी में आता है साइंस से। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा। पूछ रहा है कि वॉशिंग सोडा में कितने वाटर मॉलिक्यूल, वॉशिंग सोडा में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ वॉशिंग सोडा का आपको फार्मूला आना चाहिए, क्या होता है Na2CO3 10H2। तो कितना इसमें वाटर मॉलिक्यूल है 10, इसलिए ऑप्शन डी सही, 10 वाटर मॉलिक्यूल होता है। यह है वॉशिंग सोडा का फार्मूला। और एक होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या होता है फार्मूला, NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और दोस्तों जिसमें वाटर मॉलिक्यूल देख लीजिए, जैसे इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट का फार्मूला क्या होता है MgSO4 7H2O, इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितना है 7, ये इप्सम साल्ट का फार्मूला। कुछ और जैसे कि फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट में क्या होता है FeSO4 7H2O, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल कितना 7 है। फिर कॉपर सल्फेट में कितना होता है CuSO4 5H2O,
इसमें भी 5 मॉलिक्यूल है। फिर एक होता है फिटकरी, जिसको हम लोग पोटास आलम के नाम से जाते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? K2SO4 ये L2SO4 के होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। ये है फिटकरी का फार्मूला। तो इन सब फार्मूला को आपको लिख के भी रखना है। 9th नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यानी कि इनमें से कौन सा धातु है जो स्टीम भाप के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है? तो ऑप्शन डी एल्युमिनियम ही भाप के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। इसका रिएक्शन किस प्रकार होता है? ये L2 प्लस H2O प्लस ये L2O3 प्लस H2। अब ये L2 इसको इक्वल करेंगे 3 ऑक्सीजन, यहाँ 3, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे हो जाएगा ये L2। और जो बाकी ऑप्शन है दोस्तों, सिल्वर, कॉपर और लीड, ये ना तो वाटर के किसी भी रूप से रिएक्शन नहीं करता। कॉपर, सिल्वर और लीड यानी कि शीशा, ये पानी के ना तो गैसियस फॉर्म के साथ रिएक्ट करता है, ना ही लिक्विड फॉर्म के साथ रिएक्ट करता है। कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu, सिल्वर का Ag और लेड का Pb, एल्युमिनियम का Al। 10th नंबर क्वेश्चन है कि द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डजंट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर। यानी कि जो किसी भी कंडक्टर का जो प्रतिरोध है वो किस बात पर निर्भर नहीं करती है। तो सबसे पहले आपको रेसिस्टेंस का एक फार्मूला होता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए, ये याद रखना बहुत जरूरी है। R बराबर रो इंटू एल बाई ए। अब प्रतिरोध है सो किस पर डिपेंड नहीं करता है? प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। बाकी सब देखिए, मटेरियल पर डिपेंड करता है, मतलब कि पदार्थ किस पदार्थ का बना हुआ है उस कंडक्टर, उस पर तो डिपेंड करता है प्रतिरोध। लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है। लेंथ, जब हम किसी कंडक्टर का लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जब हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस होगा वो घट जाएगा। और ये रो क्या है? ये रो है सो रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। अच्छा, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है, ओम होता है। अभी रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाएंगे तो ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर। ये सो प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट है। 11th नंबर क्वेश्चन है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज। यानी कि किसी वस्तु पर जो ग्रेविटी के कारण फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सो वेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी भार। भार का फार्मूला क्या होता है? W बराबर mg। तो g क्या है? g है सो ये है ग्रेविटी, और किसी वस्तु पर लग रहा है, किसी वस्तु पर जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है उसी को कहते हैं भार। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। दोस्तों, भार का मान है जो बदलते रहता है, ये कांस्टेंट नहीं। इसका जो नॉर्मल मान होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान होता है जो केंद्र में, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में 0 होता है, सबसे ज़्यादा ध्रुव पर होता है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। 12th नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रक्रिया में है सो ऑक्सीजन रिलीज होता है? तो फोटोसिंथेसिस में दोस्तों ऑक्सीजन रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस का पूरा इक्वेशन क्या होता है? C6CO2 6H2O। इसका जब हम तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज और 6O2, तो क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होता है? तो फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन क्या है? श्वसन में तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। और ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, इसमें क्या होता है कि पत्तों के रंध्र से जल का वाष्पीकरण होता है। एक्सक्रीशन यानी कि
अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें से साउंड सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा। तो दोस्तों सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज साउंड ट्रेवल करता है। अब साउंड सबसे तेज सॉलिड में ट्रेवल करता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। सबसे फास्टेस्ट है सो साउंड सॉलिड में ट्रेवल करता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। और दोस्तों साउंड किस किस बात पर निर्भर करता है। साउंड है सो दोस्तों, साउंड का स्पीड है सो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फिर मीडियम, किस प्रकार का मीडियम है उस पर, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। और एक बात याद रखना, प्रेशर पर साउंड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और टेम्परेचर, यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड की स्पीड में 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ जाएगा। साउंड का स्पीड है 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। इफेक्ट को याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि द फर्टिलाइज्ड एग जायगोट गेट इम्प्लीमेंट, यानी कि जो जायगोट होता है वो कहाँ बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यूटेरस, गर्भाशय में जायगोट बनता है। ऑप्शन नंबर डी यूटेरस, गर्भाशय में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम एक बॉडी जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है। तो ऑप्शन सी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल लगता है। दोस्तों जब कोई वस्तु है सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो उसको अंदर से एक फोर्स लगता है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। जो एक बल लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, इसको याद रखना है, mv²/r। दोस्तों ये यहाँ आया है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fg/Gm1m2r², यानी कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यदि इन दोनों वस्तुओं का गुणनफल, यानी इन दोनों वस्तुओं के मास का गुणनफल बहुत ज़्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा। और इन दोनों के बीच यदि दूरी ज़्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, और यदि दूरी कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के। अब ये जी क्या है, यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसका मान है सो हर जगह सेम होता है, ये बदलता नहीं। ये बड़ा जी का मान है सो हर जगह सेम होता है और इसका मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। 16 नंबर क्वेश्चन है कि द अमाउंट इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ चार्ज अक्रॉस अ 2 पॉइंट, यानी कि कोई 4 कूलम का चार्ज है, उसको एक जगह 18 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में ले जाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो एक फार्मूला होता है वर्क डन बराबर क्या, Q/V, यानी चार्ज का और जो पोटेंशियल डिफरेंस है विभवांतर का गुणनफल 18×72। ऑप्शन बी है सो सही है, 18×72। ये फार्मूला याद रखना है, Q/V। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, यानी कि इनमें से कौन सॉलिड, यानी कि ठोस, लिक्विड और गैसियस तीनों अवस्था में रह सकता है। तो दोस्तों मेटालॉइड है वो ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में रहता है। अच्छा, नन मेटल ही एकमात्र है ऑप्शन, यानी अधातु ही है जो तीनों अवस्था में रह सकता है, तीनों अवस्था में पाया जाता है। और इनट गैस तो इनट एलिमेंट, यानी ये तो सब गैसियस अवस्था में ही रहता है, और मेटल है सो सब सॉलिड अवस्था में रहता है। नन मेटल में आप देखिए कौन कौन सॉलिड, नन मेटल में सॉलिड में जो रहता है वो कार्बन और सल्फर सॉलिड में पाया जा सकता है।
लिक्विड में कौन पाया जा सकता है? लिक्विड में ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और गैसियस फॉर्म में तो बहुत सारा पाया जा सकता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है कि कौन सा धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये थी हमारी लास्ट क्वेश्चन। एक बार हम सबका रिवीजन कर लेते हैं कि इनमें से कौन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस अवस्था में रह सकता है। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, उप अधातु। इसका ऑप्शन तो 72 आया था, Q बराबर Q/V के फार्मूला से। और जब कोई सर्कुलर पाथ में अंदर की ओर जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। 14 नंबर की जो जायगोट होता है वो कहाँ इम्प्लांटेड होता है? वो यूटेरस, ऑप्शन डी। 13 नंबर है कि इनमें से कौन मीडियम में साउंड सबसे तेज़ी से ट्रेवल करता है? तो सॉलिड में सबसे तेज़ी से ट्रेवल करता है और सबसे कम गैसियस अवस्था में ट्रेवल करता है। वैक्यूम में यानी कि निर्वात स्थान साउंड ट्रेवल नहीं करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है? तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में इसको रिलीज होता है ऑक्सीजन। और जो ग्रेविटी के कारण किसी वस्तु पर फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? वेट कहते हैं, भार, W बराबर mg। 10th नंबर है कि रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किस बात पर निर्भर नहीं करता है? प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है। इसका फार्मूला R/ρ/L। इसको याद रखना है। मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो भाप के साथ रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन? तो एल्युमिनियम ही है जो स्टेम के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। बाकी तीनों ऑप्शन वाटर के किसी भी रूप से रिएक्ट नहीं करते। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा में वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है? 10 होता है। इसका फार्मूला क्या बताए थे? NO2CO3 10H2O। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितना है? 10 है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप का आउटर सेल है जो पूरी तरह कंप्लीट है? तो कौन से सेल का दोस्तों? 18वां ग्रुप का। इसको जीरो वैलेंसी होता है इन ग्रुप का, इसलिए से जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्लांट के एक पार्ट से एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? वेजिटेशन प्रोपगेशन, यानी कि वनस्पति जनन। 5th नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एनिमल है जो अल्ट्रासाउंड उत्पन्न कर सकता है? तो ऑप्शन बी, पोरपाइजेज है जो ये कोई जीव है जो अल्ट्रासाउंड उत्पन्न कर सकता है। और कौन कौन सा उत्पन्न कर सकता है? चमगादड़, डॉल्फिन, ये सब अल्ट्रासाउंड उत्पन्न कर सकते हैं। ये और चौथा क्वेश्चन था कि कौन सा एलिमेंट का सिंबल है जो ड्राइव हुआ है लैटिन से? तो आयरन का, फेरस। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जब अनबैलेंस फोर्स हम किसी बॉडी पर लगाएंगे तो उसमें क्या लगातार परिवर्तित होगा? तो स्पीड में उसमें लगातार परिवर्तन होगा और एक्सेलरेशन में भी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक फोर्स लगाते हैं 1 kg ऑब्जेक्ट को 4 मीटर से 8 मीटर स्पीड करने के लिए, तो कितना कार्य करना पड़ता है? तो हमको इस फार्मूला का यूज करके mv² का निकालना है। तो ऑप्शन हमारा सी था 24। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वार्म ब्लडेड यानी कि नियत तापी? तो नियत तापी क्या होता है? जो हर इन्वायरमेंट में रह सकता है, जो जी यानी कि पिंजन, कबूतर है सो नियत तापी है। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा साइंस का 17th क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। यदि पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जय हिंद दोस्तों।